अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमीर अब्बास। शुहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज यौम तकरीम शुहदा मनाया गया और GHQ रावलपिंडी में यादगार शुहदा पर मरकजी तकरीब हुई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने यादगार शुहदा पर खराज अकीदत पेश किया। अगर मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात करें तो 9 मई PTI के लिए एक डरावना ख्वाब बनकर रह गया है, जिसने चंद रोज में इंतहाई मकबूल जमात को अर्श से फर्श पर ला खड़ा किया है। जवाल का शिकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डूबती कश्ती से लोगों ने छलांगे लगाना शुरू कर दी हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी छोड़ने वाली मरकजी क़यादत के अरकान की बुनियादी रुकनीत खत्म कर दी है। दूसरी जानिब अब PTI तकसीम होना भी शुरू हो गई है। इस सिलसिले में पंजाब में PTI हकीकी के नाम से एक नया ग्रुप सामने आया है। यह धड़ा तहरीक इंसाफ यूथ विंग जिला मुल्तान के साबिक जिला सदर राव यासिर की क़यादत में कायम हुआ है। एक तरफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का टाइटैनिक डूब रहा है, तो दूसरी तरफ PTI के साबिक रहनुमा जहांगीर तरीन के जहाज ने सियासी रनवे पर तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया है। जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन PTI के कई बड़े नामों से राब्ते में है और बहुत जल्द मिस्टर तरीन की क़यादत में PTI का एक ताकतवर फॉरवर्ड ब्लॉक बनता नजर आएगा। इस संगीन सूरत हाल को संभालने के लिए इमरान खान ने एक कदम पीछे हटते हुए हुकूमत और ताकतवर हल्कों को मुज़ाकरात की पेशकश की है, लेकिन जराये के मुताबिक हुकूमत ने फैसला किया है कि इमरान खान और उनकी जमात को कोई सियासी और कानूनी रिलीफ नहीं दिया जाएगा और फिलहाल इमरान खान से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। दूसरी जानिब इमरान खान ने पार्टी की मुबैना तहलील आर्टिकल 245 और पार्टी वर्कर्स की पकड़ धकड़ रहनुमाओं और कारकुनान का आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट मार्शल के इकदाम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिए हैं। इमरान खान ने एडवोकेट हामिद खान की वसातत से आईनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि यह सारा ड्रामा नवाज शरीफ और मरियम नवाज का रचाया हुआ है। उन दोनों ने प्रोपेगेंडा किया कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। हालांकि मैंने हमेशा इदारों का एहतराम किया और साथ खड़ा रहा। इमरान खान ने अपनी दरख्वास्त में 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने का भी मुतालबा कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर भी समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने कहा है कि आईनी तौर पर कैसे मुमकिन है कि मुंतखब हुकूमत 6 माह और निगरान हुकूमत 4 साल रहे। इलेक्शन कमीशन हवा में तीर न चलाए बल्कि हदफ पर फायर करे, ताकि पता तो चले कि कहना क्या चाहता है। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को डिमांड करते हुए कुछ सोचना चाहिए था। इंतखाबात में फौज की जरूरत क्या है? अदालत ने इलेक्शन केस की समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सियासी और दिफाई तज्ज़िया-ए-निगाह जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर शोएब शाहीन साहब। शोएब साहब, सूरत हाल आपके सामने है। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने असद कैसर साहब के केस की समाअत करते हुए कहा कि अभी तक क्या असद कैसर साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मूड नहीं बना। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें यानी मामला हल हो जाएगा। तो अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से सारा मुल्क जाम हुआ है, तो तमाम लोगों से एक ही दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी जाए और वो छोड़ दें तहरीक इंसाफ को। कम अज़ कम मुल्क में ये जो हैजान है ये तो ख़त्म हो। देखिए, हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि जब भी कोई पॉपुलर लीडर होता है, जब किसी कौम मुत्तफ़िक होने लगती है, जब किसी एक शख्सियत के ऊपर लोगों की एक आस और उम्मीद पैदा होने लगती है, जब पाकिस्तान का वाहिद एक पॉपुलर लीडर और या फेडरेशन की अलामत बनने लगता है, तो हमारे मुक़्तदर तबके और हल्के लोगों की आस और उम्मीद तोड़ते हैं और फिर नई-नई पार्टियाँ बनाने का एक सिलसिला जो शुरू किया है हमने 1950s से लेकर आज तक, वो कायम व दायम है। हमने अपनी रविश नहीं बदली, अपनी कौम को तबाही के दहाने पे पहुँचा देते हैं, इंतशार पैदा करते हैं और उनकी उम्मीदों पे जब पानी फेरते हैं, तो उसका अंजाम फिर यही होता है कि आज जो हमारी 25 करोड़ अवाम जिस तरह ज़लील व रुस्वा होके चल रही है और मुआशरे में जो हमारे दुनिया में हमारे कौमों का जो एक नाम, मेयार और मकाम होना चाहिए, हम वो खो चुके हैं। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है और मैं समझता हूँ कि आज अदलिया का कल भी उन्होंने असद उमर के केस में कहा, उन्होंने तो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने तो बड़े लाइटर नोट में ये बात कही थी कि आपने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, हम तो आपको ज़मानतों पे छोड़ देंगे, लेकिन अगर आपने कंप्लीट रिहाई लेनी है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। और वो उनकी बात शायद सच्ची साबित हुई और असद उमर साहब के दिल को लगी और उन्होंने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। और दूसरी बात, आज जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने भी वही बात दोहराई है। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे मुल्क का ये जो कानून और इंसाफ का निज़ाम है, वो इतना खूबसूरत है कि जितने भी इल्ज़ामात हैं, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके PTI छोड़ देते हैं,
तो आप बरी ज़िम्मा हैं, दूध के धुले हुए हैं, आपके अ, खिलाफ कोई अ, चार्ज, कोई इल्ज़ाम, कुछ भी नहीं शुएब बाकी रहता। शुएब साहब, और अगर तौहीन अदालत के ज़ुमरे में ये अल्फाज ना आए तो ये दो ऑनरेबल जजेस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, दोनों के इन रिमार्क से तो अदलिया की बेबसी का इजहार नहीं हो रहा कि अदालत शायद जानती है कि क्या हो रहा है लेकिन अदालत उस पर खामोश है? और इसको क्या कहना चाहिए, ये क्या हो रहा है अदालत के अंदर और अदालत के बाहर? देखें, मैं समझता हूँ कि जिस मुआशरे में ख़ास इस्लामी निज़ाम का बुनियादी सुकून अदल व इंसाफ़ है, आप अगर वेलफेयर स्टेट्स को देख रहे हैं, रूल ऑफ़ लॉ है, जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, वहाँ वो मुआशरा कायम नहीं रह सकता। मुझे बताएँ कि क्या सूडान में आप, मैं या कोई पाकिस्तान का शख़्स जा कर के वो अपनी इन्वेस्टमेंट लेके जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए कि जिस पब्लिक का दुनिया में जहाँ रूल ऑफ़ लॉ नहीं होता, वहाँ कौमें तबाह हो जाया करती हैं, मुल्क तबाह हो जाया करते हैं। ये वाक़ई बेबसी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर मुझे बताएँ पिछले 3 महीने से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक किस बात पे हो रहा था? और ये हाई कोर्ट इस्लामाबाद पे किस बात पे हो रहा था? सिर्फ़ एक बात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप इलेक्शन कराओ आइन के मुताबिक आर्टिकल विदिन 90 डेज़ आर्टिकल 224 के मुताबिक, आर्टिकल 220 के मुताबिक आप इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करो फॉर द पर्पज़ ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन व्हिच इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। हम्म। और ये कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन करा दे। लेकिन उस ना वो पे खैर पीटीआई आज की भी जमात समात को हुई है, मैं चाहिए। आगे चल के उस पे शुएब साहब मैं उस पे बात करूंगा। आज भी समात हुई है, चौथी समात थी, फिर समात अगले 4 दिन के लिए और आगे मुलतवी हो गई है, मैं उस पर बात करता हूँ। लेकिन जनरल साहब ये समझ में आ रहा है आपको कि कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं, जाहिर बात है उन्होंने कोई जुर्म किया होगा तो उनको पकड़ा जा रहा होगा, लेकिन जैसे ही वो इस बात की हामी भरते हैं कि वो तहरीक इंसाफ को छोड़ देंगे, उनको भी साथ ही छोड़ दिया जाता है। तो उन्हें पकड़ना गलत था या उन्हें छोड़ना गलत है? उनका छोड़ना जुर्म है या उनका पकड़ना जुर्म था? कोई एक बात हो सकती है ना, दोनों तो ठीक नहीं हो सकती। देखिए, बात तो सही है आपकी। बेसिक बात वही है जिस तरह अभी शाहीन साहब बात कर रहे थे कि आज मुल्क जिस दोराहे पे खड़ा है और जो इस वक्त आप देख रहे हैं, आप आइन जिस तरीके से पामाल करके रख दिया गया है, और पामाल करने वाले और कोई नहीं है बल्कि मेरी वो इज्तिमाई दानिश है जिसको हम अपनी पार्लियामेंट कहते हैं, जो कहती है कि इट इज़ द मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस। जब मेरी पार्लियामेंट यह समझने से कासिर है कि जब आपने आइन को मंजूर करने के बाद उसी आइन के तहत हल्फ उठा लिया और जो भी कस्में खानी थी खा ली, चाहे वज़ीर आज़म साहब हो कोई भी हो, तो फिर पार्लियामेंट उस हद तक तो आज़ाद है कि कानून बनाए, लेकिन कानून को किस दायरे में रखना है ये फैसला पार्लियामेंट नहीं करती। क्योंकि आपने उसी आइन पे दस्तखत किए तो फिर वो आइन फैसला करता है। अगर आइन में कहीं अभाम है तो फिर उसकी अल्टीमेट तशरीह हमारी सुप्रीम कोर्ट करती है। जब आपने सारे धराम से नीचे गिरा के रख दिया गया है, तो फिर इसके बाद आप जो भी आप बात कर लें, पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये चीज़ें बेमानी होकर रह जाती हैं। क्योंकि ओवरऑल जो अम्ब्रेला है पाकिस्तान में एक सोसाइटी ने अपने ऊपर कायम रखा है एक मुत्तफिका तौर पर, वो तो आइन है। जब आइन नहीं है तो उसके नीचे फिर आप जत्थों की बारी आ जाती है, फिर जो जत्था जो मर्जी चाहे जैसे मर्जी करते रहे। तो कानून तो फिर वैसे भी, जिस तरह भी आप दो ऑनरेबल जजेस की मिसाल दे रहे थे, और हम रोज के हिसाब से देख रहे हैं कि गिरफ्तार तो होते हैं बड़े संगीन किस्म के जराइम में, सही। और वो माशाल्लाह हमारी अच्छा जो जनरल साहब, ये भी पुलिस जनरल है साहब और ये फरमाएगा आपका सियासी तज्जिया इसके बारे में क्या कहता है कि दो तरह के लोग हैं, बल्कि तीन तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हाँ हम तहरीक इंसाफ को भी छोड़ रहे हैं, हम सियासत को भी छोड़ रहे हैं। दूसरी कैटेगरी वो है जो कह रहे हैं हम तहरीक इंसाफ को के तमाम ओहदों को छोड़ रहे हैं, वो अभी भी ये ऐलान नहीं कर रहे कि हम तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, जैसे असद उमर है। और तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं और बाकी जमातों को ज्वाइन करना शुरू कर चुके हैं। जो दूसरी जमातों को ज्वाइन कर रहे हैं उनकी क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी फिर? देखिए, अगर आप अपनी सारी सियासी जमातों को देख लीजिए, उनमें से बहुत चंद ही लोग हैं जो बाकायदा किसी आइडियोलॉजी से कमिटेड हैं। बदकिस्मती ये है कि आइडियोलॉजी है क्या उस पार्टी की? अगर कोई आइडियोलॉजी ऐसी है जो सुपीरियर है दूसरी पार्टी से, और आइडियोलॉजी का तस्वर आपका जो कायदा वो नहीं करता, आप खुद करते हैं कि पाकिस्तान के बेहतरी के लिए ये जो आइडियोलॉजी है किस हद तक कारगर होगी। जब ये चीज ही नहीं है बीच में, चाहे एक शाख में बैठे हैं दूसरी शाख में बैठे हैं, फिर अब वही शेर तो वही है ना। तो बात
ये लोग जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, दूसरी पार्टी में शामिल होने को जा रहे हैं। हाँ। अब बताइए पीस पार्टी का पंजाब में क्या उनकी प्रेजेंस क्या है? पीस पार्टी का ख्याल ये है कि इन लोगों को वो अपनी बैसाखी बनाकर यहाँ पर दोबारा कायम हो जाएगी। सही। पीस पार्टी के ज़माने में पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात थी, पूरी पाकिस्तान में उसकी शाखें मौजूद थी, लेकिन अब क्या इस हद तक आ गई है कि पीस पार्टी का उसकी अल्लाह हाफ़िज़ पढ़ लीजिए। जहाँ तक काफली का ताल्लुक है, वो एक खानदानी पार्टी बन के रह गई थी, उसमें दरार आई, फिर खानदान कुछ लोग अब इकट्ठा उसको होना शुरू हो खानदानी से गए। मिल्ली पार्टी बनाया जा रहा है सर, अब फिक्र ना करें। अच्छा, अब वो जो मिल्ली पार्टी बना लें, एक तहरीक इंसाफ हकीकी पार्टी बन रही है। जी। अब जो जितनी मर्जी में पार्टी बना ले, इशू ये है जब तक अवाम में जिस पार्टी की जड़ें नहीं होंगी, वो आप कहीं आसमान से लेके आ जाए, लोग जमीन से निकाल के नहीं लेकिन लेके जनरल उठा जाए, साहब, काम नहीं बनेगा उसका। जनरल साहब, वोट की जड़ हमने अवाम से निकाल के वोट की जड़ हमने कहीं और बो दी है। मसला ये आ रहा है कि जब तक वोट की जड़ अवाम में नहीं आएगी तो सियासतदानों को भी एहसास नहीं होगा कि हाँ हमने इनसे वोट लेने हैं। सियासतदान फिर कहीं और नजरें लगा लेते हैं। एक ब्रेक है आपकी इजाज़त से, ब्रेक से वापसी पे ऑडियो लीक्स कमीशन जो बनाया हुकूमत ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर 5 रुकनी बेंच बना दी। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। शुएब शाहीन साहब और जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ हैं। शुएब शाहीन साहब, चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कल ऑडियो लीक्स कमीशन केस की समाअत करेगा और दिलचस्प बात यह है कि पांचों जजेस जो हैं, चीफ जस्टिस खुद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब, जस्टिस अजहर और जस्टिस शाहिद वहीद, ये खास तौर पे 4 जजेस तो हैं जिनके ऊपर पीडीएम सुबह शाम जो कुछ कर रही है वो दोहराने की जरूरत नहीं है। ये एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। देखें, अगर तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पीडीएम की जमातों से और माफियाज से ब्लैकमेल होकर डर जाना है और अपनी पावर्स इनके हाथ में दे देनी है कि इनकी मर्जी का बेंच बनाया जाए, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि आपकी बात 100% दुरुस्त है कि फिर इनसे पूछा जाए कि जी बताएं किसको बेंच में शामिल करें और किसको ना करें। दूसरी बात यह है कि ये जो बेंच बनाया है ये डिस्क्रिशन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कि वो जिसको समझते हैं मुनासिब वो बेंच बना दें, उन्होंने बना दिया है। तीसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ये जो कमीशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन है इटसेल्फ, उसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं। पहला ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कंसल्टेशन के बगैर ये कमीशन कोई भी जज जब नॉमिनेट करेगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद होगा या उसका कोई भी नॉमिनी होगा। ये हो नहीं सकता कि आप यानी आप कह रहे हैं कि हुकूमत चीफ जस्टिस को कहेगी कि आप जजेस दें, ना कि हुकूमत खुद ही पिक एंड चूज करेगी। नहीं कर सकते पिक एंड चूज। यही वजह है कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा है कि जो उन्होंने नॉमिनेट कर दिया कि जी ये जजेस होंगे जो कमीशन की एक सरबराह होंगे और 2 जज साहबान जो है वो उसके मेंबरान होंगे। ये हो नहीं सकता। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला जुडिशल कमीशन है इस तरह का। दूसरी गलती इसके अंदर ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलाजात उठा लें, बेनज़ीर भुट्टो वाला केस, अरशद मलिक वाला केस और उसके अलावा काजी फाइज़ साहब का अपना केस, जिसमें है कि ये सर्वेलेंस, ये टेपिंग और उसको पब्लिश करना, पहले तो टेप करना जुर्म है और दूसरा अगर पब्लिश किया तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलाजात के खिलाफ, यानी जिसने जुर्म किया है, यानी सरकार जो है, जो रियासत है या जो एग्जेक्टिव है जिसने ये जुर्म किया है, ये तो उसने बताया ही नहीं कि ये किसने जुर्म किया है। और आगे ये कह रहे हैं ये चेक करके बताएं तहकीकात करके कि ये जो ऑडियो लीक्स हैं इसके नतीजे में ये सच्ची हैं या झूठी हैं और इसके नतीजे में क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, किसके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है। भाई जो असल मुजरिम है पहले तो ये चेक कराओ जो असल करने का था कि ऑडियो लीक्स बनाई, ऑडियो बनाई किसने, टैप किसने किए और इसको लीक किसने की। ये बनता था टीओआर, ये तो टीओआर में शामिल ही नहीं है। या तो ये एडमिट कर लें कि ये जुर्म तो हमने किया है, लेकिन हम इस जुर्म के बदले उनको सजा देना चाहते हैं कि जिनकी ऑडियो लीक्स हुई है। ये नहीं साबित करना ये नहीं कहना चाहते कि जो हमने बनाई है तो इन हमें सजा दी जाए। इसका मतलब है ये अगर मान लेते हैं तो जुर्म तो इनके खिलाफ तो साबित हो गया। और तीसरी गलती इसके अंदर है कि जब कंडक्ट ऑफ जजेस के बारे में आप कोई कमीशन नहीं बना सकते, उसके लिए आर्टिकल 209 के तहत एक ही कौंसल है जिसका नाम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। वो भी एक इंक्वायरी कमीशन की तरह होता है क्योंकि वो भी सजा जजा नहीं दे सकता। उसने इंक्वायरी करके ये रिपोर्ट देनी होती है कि क्या ये फाइंडिंग्स जज के खिलाफ जो कंप्लेंट है या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है
क्या वो दुरुस्त है या गलत है। शुएब साहब और अगर वो परसों दुरुस्त होगा तो प्रेसिडेंट को भेज देंगे, अगर वो गलत होगा सही तो उसको खत्म कर शुएब देंगे। साहब परसों तो लिहाजा इस 27 पे तारीख को शुएब साहब 27 कमीशन तारीख बनाना को ही गलत है। शुएब साहब परसों 27 तारीख को कमीशन ने अपनी समाअत करनी है, काजी फौजिजा साहब साथ 2 जजेस। कल चीफ जस्टिस अपनी समाअत करेंगे, तो कल चीफ जस्टिस का मतलब है इस पे स्टे दे सकते हैं। जी देखिए, ये तो कोर्ट है, वो जो कमीशन है वो तो कोर्ट नहीं है, बिल्कुल सही। दैट इज ए कमीशन। कमीशन मींस कि आप किसी को भी आप किसी एग्जीक्यूटिव के सरबराह को बना दें, किसी एक शख्स की सरबराही में बना दें उसी तरह का कमीशन है। इट इज नॉट ट्रीटेड एज ए कोर्ट। तो लिहाजा कोर्ट जो है वो इवन सिविल कोर्ट भी कमीशन के खिलाफ स्टे दे सकती है, हाई कोर्ट भी कमीशन वो तो एक इंक्वायरी या फैक्ट फाइंडिंग कमीशन है। बिल्कुल ठीक है। जनरल साहब, सर इमरान खान साहब माजी का हिस्सा बन चुके हैं, उन्हें माजी की दीवार में चुंदवा दिया गया है, या इमरान खान साहब कम बैक कर सकते हैं अभी भी? देखिए, इमरान खान साहब अगर अपनी गलतियां समझ लें और ये समझ लें कि इतने इतने ब्लंडर्स किसने उनसे कराए हैं और अपनी जो थिंकिंग है उसको थोड़ा डिफरेंट कर लें और डिफरेंट अप्रोच के साथ सामने आए। नैरेटिव तो अब भी उनके पास स्ट्रॉन्ग है, अब भी उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव इस वक्त भी है, क्योंकि ये जो माशाल्लाह पीडीएम की बहुत बड़ी खूबी है कि वो जब भी इमरान खान साहब को या मसाइल बनते हैं वो कोई ना कोई ऐसे काम कर देती है जिससे उनको उनके मसाइल हल हो जाते हैं। अब देखिए 9 मई का वाकया इस कदर घिनौना था कि पूरी कौम अभी तक भी सदमे में है। इन्होंने उससे आगे निकल कर ये जो सुबह शाम ये जो ड्रामा रचाना शुरू कर दिया है कि तुम साड़ना लाओगे तो जेल तो बाहर नहीं आओगे, जेल के अंदर। तो ये आपका क्या ख्याल है कि ये 25 करोड़ आवाम जिस तरह कहा जाता है भेड़ बकरियां तो नहीं है। अब वो वक्त गुजर गया है। हमारी सोच, हमारी लीडरशिप की सोच शायद आज से 30 दहाइयां 3-4 दहाइयां पीछे है। अवाम बहुत आगे सोच रही है। इस अवाम का जिस तरफ रुख है, आप उस रुख को मोड़ने के लिए उससे बेहतर रुख बताएंगे तो ही बात बनेगी ना। तो अगर तो पीडीएम आज तक तो इसमें कामयाब नजर होती हुई नहीं आई। उन्होंने कभी इंडिविजुअल जात का सहारा लिया, कभी किसी के पर्सनलाइज करते रहे, ठीक है उनके अपनी सोच है करते रहे, लेकिन वो कल तक फौज को दुश्मन तराजी पे सबसे आगे थे, आज फौज की हिमायत में सबसे आगे नजर आते हैं आपको। तो ये दुनिया से चाहती है कि क्या खान साहब वापस आ सकते हैं? मेरा ख्याल आ सकते हैं, अल्लाह सेहत नसीब दे सबको, आ सकते हैं वापस, लेकिन उसके लिए उनको बहुत सोच विचार करनी पड़ेगी और सोच विचार का वक्त जनरल साहब, सोच विचार का वक्त आपको लगता है अगर इलेक्शन बिल्कुल अक्टूबर में करवा दिया जाता है, पार्टी टूट जाती है, पार्टी में कोई रहता नहीं है और खान साहब भी अभी इस वक्त एक तरह से हाउस अरेस्ट वाली सिचुएशन है, बाहर नहीं निकल सकते, बाहर निकलेंगे उन्हें अपनी गिरफ्तारी का खदशा है, कैंपेन कौन चलाएगा, टिकटें कौन बांटे? देखिए सब कुछ तो करना पड़ेगा ना उनको। हाँ। और यही कोशिश थी पीडीएम की जिसमें वो कामयाब हो गए इसको लेके आज। सही। लेकिन ये कामयाबी क्या उनको वहां ले जाएगी जहां पीडीएम जाना चाहती है? मेरा ख्याल ये गलत है। इसलिए कैसे बड़ी बात मेरी गौर कीजिए आप, ओलिगार की दौलत और ताकत के नशे में एक पार्टी को तो खैर से खत्म करने कामयाब, क्या उनका होल्ड अब दोबारा उतना मजबूत हो गया है? क्या वो समझते हैं कि उसी तरीके से जैसे पहले पाकिस्तान के साथ हो रहा था, कभी एक खानदान कभी दूसरा खानदान, कभी एक हुक्मरान खानदान कभी दूसरा हुक्मरान खानदान, उनके कभी पोते पोतियां नासिर वही चलते जाएंगे? मेरा ख्याल है कि उसका वक्त गुजर गया है अभी। और इमरान खान साहब नहीं होंगे, कोई और उठेगा ये। और ये जो एक दफा सो कॉल्ड ये जो आइडिया एक जिनसे बोतल से बाहर आ गया हुआ है, इसको बोतल में बंद करना तकरीबन मेरे लिए मैं समझता हूँ कि हाल खान साहब ना हुए कोई और आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब और शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। जनरल साहब समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब अपनी गलतियों पर गौर करें और उन गलतियों की इस्लाह करें तो शायद वो वापस सियासत में अपनी जगह, अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सकते हैं। एक ब्रेक से वापसी पे कौन कौन तरीके इंसाफ को छोड़ के जा चुका है और कहाँ कहाँ जा रहा है। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। ताहम यह वक्त बताएगा कि पार्टी से राहें जुदा करने वालों ने उसूली फैसला किया था या किसी दबाव के तहत। इस तनाजुर में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने एक ट्वीट में कहा कि हमने पाकिस्तान में जबरी शादियों का तो सुना था,
लेकिन पीटीआई के लिए जबरी तलाकों का नया रुझान सामने आया है। अहम बात यह है कि जो लोग तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। तो यहां बहरहाल यह सवाल बनता है कि अगर उन्होंने कोई जुर्म किया था तो उन्हें छोड़ा क्यों जा रहा है, और अगर उन्होंने जुर्म नहीं किया था तो उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका जुर्म सिर्फ यही था कि वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ खड़े थे। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पीटीआई रहनुमा असद उमर की रिहाई का हुक्म जारी करते हुए रिमार्क्स दिए थे कि वो तो आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। इसी तरह आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए जस्टिस अरबाब ताहिर ने असद कैसर के वकील से सवाल किया कि क्या असद कैसर का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मूड नहीं बना? प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और मामला खत्म करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजों ने हुकूमती अज़ाइम को बुरी तरह बेनकाब कर दिया है। शायद इसीलिए 2 रोज कबल तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 3MPO के तहत 15 रोज के लिए नजरबंद कर दिया गया था। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि शायद शाह महमूद कुरैशी अब तक उस खास प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार नहीं हुए जिसकी तवक्को की जा रही थी। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन दोबारा सियासत में सरगर्म हो गए। जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन ने लाहौर में सियासी दफ्तर भी कायम कर लिया है। कयास किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ग्रुप बनने का इम्कान है। जहांगीर तरीन से एक हफ्ते के दौरान 20 से जायद अहम सियासी शख्सियात मुलाकातें कर चुकी हैं। पाकिस्तानी तारीख गवाह है कि सन 1953 में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने अयूब खान की मावनत से वजारत उज़्मा के ओहदे से हटा दिया था। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन अयूब खान को एक्सटेंशन देने के हक में नहीं थे। सदर सिकंदर मिर्जा ने अयूब खान को सीधा करने का सोचा, वो भी इक़्तिदार से महरूम कर दिए गए। सन 1972 में फेडरल सिक्योरिटी फोर्स का कयाम अमल में आया। बाज़ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये फोर्स जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सियासी मुखालिफिन को काबू करने के लिए बनाई गई थी। उस फोर्स में ज्यादातर पीपल्स पार्टी के अपने वर्कर्स थे जिनका काम भुट्टो के मुखालिफिन को डराना, धमकाना और काबू में रखना था। बादशाह भुट्टो साहब और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को जिन हालात का सामना करना पड़ा वो भी तारीख का हिस्सा है। इमरान खान शायद भूल गए थे कि वो गलत जगह पे जंग छेड़ चुके हैं। जाने से पहले आपको दिखाते हैं तहरीक इंसाफ के अब तक छोड़कर जाने वाले अहम रहनुमाओं ने क्या कुछ। और उनके साथ आगे हम जाने वाले हैं। मैंने ये फैसला किया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्तीफा देता हूँ। आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि मेरा पीटीआई से अब कोई ताल्लुक नहीं है।